हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। अक्सर जो प्रतियोगी होते हैं उनके मन में एक दुविधा रहती है करंट अफेयर को लेके कि करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें। उसी दुविधा का समाधान करने के लिए आज से हम लोगों ने एक नई श्रृंखला प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत प्रति हफ्ते प्रति सप्ताह आप लोगों को 7 दिन का करंट अफेयर हम लोग कंपाइल करके देंगे। और इस प्रकार से यदि आप हफ्ते दर हफ्ते करंट अफेयर पढ़ते रहेंगे तो आपके ऊपर एक बर्डन नहीं पड़ेगा, एक दबाव एक साथ नहीं आएगा। अगर आपको यह कोशिश अच्छी लगती है, यह प्रयास सही लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर थी प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन जो इस बार दिल्ली में किया गया है। 5 से 6 नवंबर 2024 को किया गया। विषय था एशिया को मजबूत करने में बुद्ध धम्म की भूमिका। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब भी कोई सम्मेलन आप पढ़ते हैं तो प्री के नज़रिए से यदि आप उसको पढ़ते हैं तो उसमें आपको क्या याद करना है, कहाँ पे हुआ है, कौन सा था। अगर प्रथम है तो आपको याद करना पड़ेगा पहला था, तीसरा था, पांचवा था, कौन सा है वो याद करना पड़ेगा। इसके अलावा कब हुआ था और उसका विषय क्या था। ये 3-4 चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं, पूरा पूरा मत पढ़िएगा। कई सारी जगहों पे इसके बारे में फिर बुद्ध धर्म के विषय में बहुत सारी चीज़ें फिलॉसफी बता दी गई हैं, वो इंपॉर्टेंट होता है मेंस के लिए। प्री के लिए केवल ये तथ्य आपके लिए महत्वपूर्ण है। ILO की 352वीं शासी निकाय बैठक। तो ILO की ये बैठक कहाँ पे हुई, केवल इतना आप याद रखिएगा। कब हुई वो भी जानने की जरूरत नहीं, कहाँ पे हुई थी, जेनेवा में हुई थी। कब हुई थी उसको छोड़ देते हैं। ILO 1919 में वर्साई संधि के द्वारा बना था। ये UN का पार्ट है। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कुल सदस्य देश 187 हैं। तो UN की जो 352वीं शासी निकाय की बैठक थी वो कहाँ पे हुई थी, वो जेनेवा में हुई है। इतना पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रवासी परिचय 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया था। इसका आयोजन था इस बार रियाद सऊदी अरबिया में किया गया था। विषय था भारत की शास्त्रीय भाषाएं। विशेष रूप से प्रदर्शित भाषाएं कौन कौन सी थी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मराठी, बंगाली, असमिया, उड़िया, पाली, प्राकृत और संस्कृत। इसको याद नहीं भी कर पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, केवल इतना याद कर लीजिएगा। किसने उद्घाटन किया था, जो भारत के राजदूत थे उन्होंने उद्घाटन किया था। बहुत सारे इसमें कार्यक्रम किए गए, क्या क्या थे उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इतना पढ़िएगा बहुत है। आगे देखते हैं। कुछ युद्धाभ्यास इस बार के देखते हैं, नवंबर के पिछले 7-8 दिनों में जो हुए हैं। वियतनाम और भारत के बीच में विनबैक्स हुआ था। विनबैक्स 2024 का 5वां संस्करण अंबाला हरियाणा में शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच संयुक्त सैन्य ताकत को मजबूत करना है, जिसमें भारत और वियतनाम की सेना और वायुसेना की साझेदारी शामिल है। द्विसेवा भागीदारी का विस्तार किया गया। तो इसमें भी वही महत्वपूर्ण होता है कि भारत और वियतनाम के मध्य में कौन सा युद्धाभ्यास हुआ, या ये पूछा जाएगा विनबैक्स युद्धाभ्यास किसके मध्य में हुआ। ठीक, तो कहाँ पे हुआ था, भारत में हुआ था, हरियाणा में हुआ। कौन सा संस्करण था, 5वां संस्करण था। तो इतना याद कर लेंगे तो काम चल जाएगा। और वियतनाम से जो छोटे छोटे युद्धाभ्यास होते हैं, यानी छोटी कंट्रीज से होते हैं, जैसे अमेरिका, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इन सब के साथ होते हैं। तो ये बड़ी कंट्रीज़ हैं, तो अक्सर समाचार पत्रों में बहुत प्रमुखता से छपते हैं और हमें याद रहते हैं। पर जो छोटे छोटे देशों के साथ होते हैं वो हमें कम याद रहते हैं। तो याद मुझे लगता है जो अधिकतर युद्धाभ्यास आते हैं वो छोटे देशों के साथ वाले ही आते हैं, तो उनकी तरफ विशेष रूप से फोकस कीजिएगा। विनबैक्स जो था भारत और वियतनाम के बीच में था। भारत और इंडोनेशिया के बीच में गरुड़ शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। 9वां युद्धाभ्यास है। पहला संस्करण 2012 में आरंभ किया गया था। आयोजन सिजानतुंग जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था। 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबिआंतो हैं। तो ये भी एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा तथ्य डाल दिया मैंने, ये अलग से बनाने की जरूरत नहीं थी, एक स्लाइड खाली खराब होती तो अलग से डाल दिया था। बट आपको याद रखना है गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ था। इसके अलावा आपने ये भी देखना है कि कौन सा इसका संस्करण है, 9वां संस्करण है। कहाँ पर आयोजित हुआ था इस बार ये इंडोनेशिया में आयोजित हुआ था। 76वें जो गणतंत्र दिवस है वहाँ पे हमारे जो मुख्य अतिथि होंगे वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ही होंगे। इनका नाम थोड़ा सा देख लिया, सुबिआंतो, प्रोबोवो सुबिआंतो नाम है इनका, थोड़ा सा यूनिक नेम है। भारत अमेरिका का युद्धाभ्यास कई बार पूछा जाता है, वज्र प्रहार, आप लोगों ने सुना भी होगा नाम। 15वां संस्करण इस बार हुआ है। 2 से 22 नवंबर 2024 को कहाँ पे हुआ था, अमेरिका के इडाहो में हुआ था। ठीक, इसी अभ्यास का पिछला संस्करण दिसंबर 2023 में मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया था। पहला संस्करण 2010 में हुआ। तो पहला 2010 में हुआ, 2024 तक जाहिर सी बात है 14 साल हो गए, तो ये 15 साल होगा। तो ये 15वां संस्करण है। वज्र प्रहार बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार पूछ लिया जाता है। और कई बार ऐसे प्रश्न भी बहुत सारे PCS में, बहुत सारे छोटे एग्जाम्स में देखने को मिल रहे हैं कि एक सूची दे दी जाएगी आपको, इधर आपके युद्धाभ्यास लिख दी जाएंगे, इधर आपकी कंट्रीज लिख दी जाएंगी, फिर उसको आपको सही करना होता है कि कौन सा किसके साथ है। ठीक, तो इस तरह से भी आ जाता है। तो इसको बहुत गहनता के साथ पढ़िएगा युद्धाभ्यासों को। इसके अलावा वैश्विक AI तैयारी सूचकांक निकला है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम पे AI आपको पता है एक हॉट टॉपिक रहता है, तो इसलिए AI से संबंधित सूचकांक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं।
इसी प्रकार का प्रश्न मुझे याद है शायद आपका पीसीएस, अपर पीसीएस जो क्वेश्चन था वहाँ पे भी आया था। ठीक, तो इंपॉर्टेंट है। एआई तैयारी सूचकांक को जारी कौन करता है? आईएमएफ करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड करता है। आईएमएफ का एआई तत्परता इंडेक्स किसी देश की एआई तैयारी को 4 कारकों के आधार पर मापता है, जो है डिजिटल अवसंरचना कैसी है वहाँ पे, वहाँ का ह्यूमन रिसोर्स कैसा है, मानव पूंजी कैसी है, तकनीकी नवाचार कैसा है, वहाँ का कानूनी ढांचा कैसा है। इसके आधार पर जो है ये इंडेक्स आपकी बनाई जाती है। भारत 174 देशों में 72वें स्थान पर आया है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि भारत 174वें देश में 72वें स्थान पर है। जब भी कोई इंडेक्स पढ़ो तो क्या पढ़ना पड़ता है, उसमें कौन सी संस्था उसको निकालती है और भारत की उसमें कौन सा नंबर है, और साथ ही साथ उसमें पहला नंबर किसका है। तो पहला नंबर सिंगापुर का है, फिर डेनमार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि आदि हैं। सारे याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल इतना याद कर लीजिएगा भारत की कौन सी और पहले नंबर पे कौन है, बाकी याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रमुख व्यक्तियों में हम देखते हैं राजेश कुमार। श्री राजेश कुमार सिंह ने 1 नवंबर 2024 को नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण किया था। वे केरल कैडर के 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने 22 अगस्त 2024 को विशेष कार्य अधिकारी रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण किया था। तो आपने केवल इतना पढ़ना है कि रक्षा सचिव कौन है, वर्तमान में रक्षा सचिव किसको बनाया गया है, नया रक्षा सचिव ये बनाया है राजेश कुमार को बनाया गया। कब के आईएएस अधिकारी थे, कौन से कैडर थे, वो जानने की जरूरत नहीं है। राजेश कुमार नए रक्षा सचिव आपके बने हैं, बस इतना बहुत है। विवेक देवराय, हाल ही में जाने माने अर्थशास्त्री और लेखक विवेक देवराय का निधन हो गया। वह प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष थे। उन्होंने पुराणों का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। 69 ईयर के थे। इसके अलावा इनके बारे में जानने लायक चीज़ ये भी है कि हाल फिलहाल में कई सारे राजनीतिक संगठनों ने इनका विरोध किया था, बहुत फेमस हुए थे उस बारे में। इन्होंने कहा था कि संविधान बदलने का वक्त आ चुका है, तो इस कारण से सपा और बहुत सारी पार्टियां थी जो इनके पुतले उतले जला रही थी, इसीलिए बहुत चर्चाओं में थे। तो विवेक देवराय बहुत चर्चाओं में थे, इसी कारण से इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है विवेक देवराय। ठीक, आगे जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसमें ये पूछा जाएगा कि जो हाल फिलहाल में विवेक देवराय थे उनका निधन हुआ किस फील्ड से संबंधित है, इस तरह के प्रश्न आते हैं। अर्जुन एरिगेसी बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन एरिगेसी ने लाइव शतरंज रेटिंग में दुनिया का नंबर 2 स्थान हासिल कर लिया है। उन्होंने यह उपलब्धि तमिलनाडु में चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स टूर्नामेंट के तीसरे राउंड में एलेक्सी सेराना को हराकर प्राप्त की थी। इसके अलावा भी इनके नाम में शतरंज से संबंधित बहुत सारी उपलब्धियां हैं। आपको केवल ये याद रखना है कि अर्जुन एरिगेसी कौन से खेल से संबंधित हैं। जैसे इससे पहले गुकेश का पूछा गया था किसी उत्तराखंड की परीक्षा में कि गुकेश कौन से फील्ड से संबंध रखते हैं, तो वैसे ही अर्जुन एरिगेसी का भी है। अर्जुन एरिगेसी कौन से फील्ड से हैं ये आपको जानना इंपॉर्टेंट है। या ये पूछ सकता है कि हाल फिलहाल में जो ऑनलाइन लाइव शतरंज रेटिंग थी उसमें दूसरा रैंक किसने प्राप्त किया था, तो अर्जुन एरिगेसी ने प्राप्त किया था। शारदा सिन्हा, पिछले एक हफ्ते से शारदा सिन्हा का आप नाम सुन रहे होंगे। बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका हैं। अभी छठ पूजा की वजह से थोड़ा ज़्यादा उनका नाम आ रहा था क्योंकि छठ पूजाओं में गाती थी। इसके अलावा जो थी क्षेत्रीय भाषाओं में इनकी बहुत अच्छी पकड़ थी, मैथिली में गाती थी। 72 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। महत्वपूर्ण ये है कि इनको बहुत बड़े बड़े पुरस्कार मिले थे, इस कारण से इनका कद बहुत बड़ा था। राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय ने सांत्वना दिया था इनके परिवार को। 1991 में इन्हें पद्मश्री और 2018 में पद्मभूषण से सम्मानित किया गया। तो शारदा सिन्हा बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। मनदीप जांगड़ा, भारतीय पेशेवर मुक्केबाज मनदीप जांगड़ा ने कैमन आइलैंड में ब्रिटेन के कोंदोर मेंटिकोश को हराकर विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीत लिया। तो मनदीप जांगड़ा का नाम याद रखिएगा। फेदरवेट कैटेगरी में इन्होंने जीता है आपका वर्ल्ड कप, ठीक है, वर्ल्ड खिताब जीता है। अनीस सरकार बहुत फेमस हुए थे हाल फिलहाल में। इनके इंटरव्यू आपने जगह जगह देखे होंगे। अनीस सरकार जो है ये बहुत छोटी सी उम्र यानी कि 3 साल की उम्र है इनकी। 3 साल 8 माह 19 दिन है और इस उम्र में इन्हें रेटिंग मिल गई है। मतलब जो चेस होता है, चेस में रेटिंग मिलती है, उसी के अनुसार फिर आप ग्रैंड मास्टर बनते हैं, उसी के अनुसार फिर आप आगे जाते हैं, तो इनको रेटिंग मिलना प्रारंभ हो गया 3 साल 8 महीने और 19 दिन की उम्र में। तो आप समझ सकते हैं कितनी प्रतिभा इनके अंदर है। तो इनका नाम है अनीस सरकार। तो दुनिया के सबसे छोटे खिलाड़ी हैं जिनको रेटिंग प्राप्त हुई है चेस में। अगला, आशीष खन्ना, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ने भारतीय गणराज्य के आशीष खन्ना को अपना तीसरा महानिदेशक चुना है। खन्ना वर्तमान महानिदेशक अजय माथुर का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल मार्च 2025 में समाप्त हो रहा है। आशीष खन्ना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि AISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है भारत के द्वारा स्टार्ट किया गया एक इनिशिएटिव है, इसीलिए अक्सर आप देखेंगे समाचार पत्रों में भी रहता है और इससे संबंधित जो भी खबर होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो आशीष खन्ना इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि वो ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नए अध्यक्ष बने हैं। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नया अध्यक्ष कौन बना है? आशीष खन्ना। अन्य में कुछ और देखते हैं वन लाइनर टाइप के।
स्विट्जरलैंड ने बुर्के पर प्रतिबंध लगा दिया 1 जनवरी 2025 से। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बुर्के पर प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन सा है, तो स्विट्जरलैंड है। दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह जापान ने लॉन्च कर दिया, इसका नाम लिग्नोसेट है। अब आप कहेंगे कि ये तो पुरानी खबर है। पुरानी खबर ये थी कि इन्होंने बनाने में सफलता प्राप्त कर ली थी, इस पर अनुसंधान चल रहा था। अब की बार क्या है, इन्होंने इसको लॉन्च कर दिया है। विश्व सुनामी दिवस आपका 5 नवंबर को बनाया जाता है। इटारू उटानी यामा ग्रुप इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं, जापानी हैं इटारू उटानी। बोत्सवाना में नए राष्ट्रपति बने ड्यूमा बोको। ड्यूमा बोको का बनना बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि 58 साल बाद सत्तारूढ़ पार्टी को हराकर नए राष्ट्रपति बने, यानी 58 साल बाद सत्ता परिवर्तन हुआ है बोत्सवाना में, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पीएम मोदी ने इनको बधाई दी थी। इनका नाम है ड्यूमा बोको। ड्यूमा याद रखिएगा, ठीक है। भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लद्दाख के लेह से शुरू हो गया है। एनालॉग अंतरिक्ष मिशन क्या होता है कि ऐसे अंतरिक्ष मिशन जिनको भारत मतलब जिनको पृथ्वी पर ही परफॉर्म किया जाता है, जैसे ऐसे क्षेत्रों में परफॉर्म किया जाता है, ऐसे क्षेत्रों में इनको स्टेबलाइज किया जाता है जिन क्षेत्रों की जो स्थिति है वो अंतरिक्ष के समान हो। उदाहरण के तौर पर जैसे लद्दाख है, लद्दाख में आप देखेंगे कि बहुत ठंडा क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा से वो समानता रखता है, इसी कारण से लद्दाख में स्टार्ट हुआ है। और भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन है, यानी कि जैसे अंतरिक्ष में मिशन भेजते हैं, फिर उसके साथ और लोग भी जाते हैं और लोग को भेजा जाता है, और उस तरह से जैसा भी वहाँ पे वातावरण होता है उस वातावरण को धरती पर बनाने का प्रयास किया जाता है। वियतनाम में ट्रॉमी तूफान आया है। अभी अब दाना तूफान की बात अगली बार करेंगे, फिलहाल ये ट्रॉमी तूफान है। तो ये पूछा जा सकता है ट्रॉमी तूफान कहाँ आया था, इसने वियतनाम और फिलीपींस में बहुत तबाही मचाई थी। प्रवीणा रॉय एमसीएक्स की नई सीईओ और एमडी बनी है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज की हैं। ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में स्पेलिंग इसकी थोड़ा गड़बड़ हुई कमोडिटी की। तो प्रवीणा रॉय एमसीएक्स की नई सीईओ और एमडी बनी है, याद रखिएगा नाम क्या है, प्रवीणा रॉय। और एमसीएक्स का मतलब है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। आगे देखते हैं। सेना ने 550 असमी मशीन पिस्तौल को अपनी नॉर्दर्न कमांड में शामिल कर लिया है। असमी पिस्तौल जो है काफ़ी समय से इसमें अनुसंधान चल रहा था, डीआरडीओ में बहुत समय से लगा हुआ था, और अब इसको क्या है, इसको प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया है सरकार के द्वारा, यानी कि सेना के द्वारा। तो ये कुछ इसकी खास तरह की थी। इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे मोटे, जैसे मारिया सारापोवा जो है उन्हें हॉल ऑफ फेम में शामिल कर दिया है, रिद्धिमान शाह जो है उन्होंने अपना संन्यास ले लिया। तो छोटी छोटी खबरें हैं, इस तरह के प्रश्न आपके आने की संभावना नहीं बनती। पिछले 7 दिनों में 8 दिनों में मुझे लगता है कि सारी की सारी खबरें इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा भी बहुत छोटी मोटी खबरें होती हैं, बट उन खबरों का उतना खास इंपैक्ट नहीं पड़ता। तो पिछले 7-8 दिनों में ये आप देख लो वीडियो, आपका काम चल जाएगा। ऐसे ही महीने में 3-4 वीडियो आएंगे, उन 4 वीडियो को देख लोगे तो आपके पूरे महीने का करंट अफेयर खत्म हो जाएगा। फालतू चीज़ें नहीं पढ़ेंगे उसमें, क्योंकि जब हम पुस्तकें खोलते हैं या करंट अफेयर की मैगजीन्स लेते हैं तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अननेसेसरी होते हैं, जिससे प्रश्न बनने की संभावना बिल्कुल नहीं होती, बट वो दी होती है, क्योंकि अब भरना होता है आपको। 100 पन्ने तो कम से कम करने होंगे मैगजीन में, तभी मैगजीन छपेगी, बट वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। कैसा लगा वीडियो उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।